बताओ, अब बताओ क्या था बच्चों, क्या बताया आपने तब तक? सर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। और और बताओ। बस इतना ही पढ़ा था? हाँ जी। विशाल कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है। प्रिया, बोलो बोलो। अच्छा यार, कैमरा ऑन कर लो भाई, एक दो बच्चे जो कर सकते हो। बताओ, कैमरा ऑन कर लो। कर लो, शर्माओ मत। पढ़ना है ना मिलके। देखो, कौन करेगा? सब लोग ऑन करो। ऐसे वॉलेंटियर ही नहीं है, सबको बोल रहा हूँ, सब लोग कैमरा ऑन कर लो। हेलो हेलो, देखो बच्ची बोल रही है ऐसे कि सर आ गए। बोलोगे सर आज तो कंघी नहीं कर रखी है, आज मत ऑन करवाओ, है ना? सबने कर रखा है, ठीक है। अरे आ जाओ भाई, तीन चार बच्चे हैं क्या क्लास में? सब लोग ऑन कर लो। हम्म। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको अपना चेहरा सीधा दिखाने के लिए फोन उल्टा पकड़ना पड़े, तो वो नहीं करेंगे। आपका चेहरा तिरछा दिखता रहे मेरे को चलेगा, लेकिन फोन सीधा पकड़ के सीधा सीधा पढ़ना है ना। तो कुछ कुछ को ये इशू ना आए, देखो ऐसे फोन पकड़ के पढ़ना पड़े, वो नहीं करना है। फोन ऐसे ही कर लो, चाहे तुम तिरछे आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें सीधा पढ़ना है, ठीक है। तो कैमरा ऑन रहता है तो थोड़ी सीरियस रहता है बंदा क्लास में, है ना? कि यार सर हो सकता है देख रहे हो, तो पढ़ लेता हूँ। तो अब देखो, रिवाइज आपको कराता हूँ। कैमरा ऑन कर लो, धीरे धीरे सब लोग ऑन कर लो, है ना? ऐसे छुपने से कोई फायदा नहीं है। और इंटरनेट किसी का वीक है, बोल रहे हैं सर इंटरनेट डेटा खत्म होता है, तो कल अगले महीने से 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करके अच्छे वाला डेटा प्लान लगा देंगे, है ना? तो आप सबको देख के मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इतना गरीब होगा कि 100 रुपए नहीं हो पा रहे। तो वो 100 रुपए मैं दे दूंगा। अगर कोई ऐसा भी है कि सर मैं तो 100 रुपए के लिए भी नहीं कर सकता, तो उनका कैमरा ऑन कराने के लिए 100 रुपए मैं दे दूंगा। व्हाट्सएप कर देना कि सर अब की बार 250 की वजह 350 का प्लान करवाना है, 3 GB पर डे का, तो आप प्लीज 100 रुपए मेरे को भेज दो, तो मैं भेज दूंगा। फिर शर्त ये रहेगी कि कैमरा हर टाइम ऑन रखेंगे फिर वो बच्चे, है ना? तो वो भी सुविधा आपको करा दी जाएगी। अब देखो, भूलना नहीं है भाई, ठीक है ना? पढ़ना है। अब देखो आते, कल हमने क्या किया था, सही बताया आपने, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने देखा था। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा था कि क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनकी वजह से इन दोनों को पढ़ के हमने समझा था कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बोलता क्या है, ठीक है? फिर हम गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, या फिर अ गिवन पॉइंट टू इंफिनिटी, ये दोनों ही केसेस हमने देखे थे। फिर इनके बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों चीजों को डिफाइन किया था फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस थे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरा पॉइंट चार्ज कहाँ पे आ रहा है, उसकी उसमें क्या कंफिग्रेशन का पोटेंशियल एनर्जी था, तो वो। फिर हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देखा था कि एनसीआर वाला फॉर्मूला जो होता है ना, एनसीआर वाला, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। जब कि एन चीजों में से दो को, या एन चीजों में से आर चीजों को चुनना हो, चूज करना हो, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। स्टेटिस्टिक्स से हमें मिलता है, तो ये याद रखेंगे। अब इसको समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में बता क्या रहा है, तब उस स्लाइड पे आऊंगा, तब ये फॉर्मूला है। तो ये हमने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में देखी। अब आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे, पहले रिवाइज कराऊंगा, फिर देखेंगे आज क्या पढ़ना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमने देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके अंदर वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, हम लोग चार्जर से कर रहे थे, चार्जर से खेल रहे थे, कि जब चार्जर को उठाया मैंने या किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गया, और वर्क डन इन डूइंग सो ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो उसको बोला था कि वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कि हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो पहला तो ये था। दूसरा ये था कि
कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा के अगेंस्ट किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया तो वो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया था। अब ये सारी चीजें मुझे पता चल गई, कल हमने ये पढ़ा। नॉन कंजर्वेटिव क्या था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है या एनर्जी जो वेस्ट होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब नहीं है, लेंथ ऑफ पाथ यानी कितना आपने पाथ ट्रेवल किया उस पर डिपेंड करती है। जिसका एग्जाम्पल क्या था, फ्रिक्शन एंड विस्कस ड्रैग। तो फ्रिक्शन फोर्स या फिर फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज आए वो, प्लस विस्कस ड्रैग ड्यू टू फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कोसिटी। फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो उस विस्कोसिटी की वजह से भी अगर कोई वर्क डन हो रहा है या वर्क डन अगेंस्ट विस्कस ड्रैग हो रहा है तो वो भी हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया या नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, अब हमने ये देखा, फिर जाना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी में आप लोगों ने बताया था कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन या उसकी पोजीशन के इस वजह से कोई एनर्जी मिल रही है तो दैट मींस दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी हाइट पे थे तो आपने बोला दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh। ठीक है, किसी स्प्रिंग को आपने प्रेस किया या एक्सटेंड किया तो उसके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके जो पार्टिकल थे वो एक दूसरे के पास पास आ गए, दूसरे केस में एक्सटेंड किया तो दूर दूर चले गए। तो उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई उसको भी हमने पोटेंशियल बोला, उसको बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। और वो क्या डिफाइन किया हमने, हाफ के एक्स। तो ये हमने सबने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला कि कैसे आता है। फिर हमने एक और फैक्ट एस्टेब्लिश किया कि जब आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हो तो वो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसी को मैथमेटिकली लिखना है कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा यू। यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करने वाले के लिए कैपिटल यू का इस्तेमाल फिजिक्स में किया जाता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, या तो ये लिख लो पोटेंशियल एनर्जी या फिर यू लिखते हैं। ठीक है, यू यूज किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वी काइनेटिक के लिए, नहीं वी वेलोसिटी के लिए होता है, काइनेटिक के लिए के ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो u इज द डिनोमिनेशन यूज फॉर दिस थिंग। ठीक है, अब डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल से फाइनल में जो वर्क डन हुआ उसका नेगेटिव साइन लोगे तो चेंज इन पोटेंशियल। मतलब क्या था, इस सिस्टम के ऊपर अगर मैं वर्क कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग वर्क ऑन अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ माय हैंड, मैं अपने हाथ को लेके ऐसे वर्क डन किया मैंने सिस्टम पे, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, लास्ट क्लास में देखा था, वर्क डन ऑन सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव थिंग। नेगेटिव हो रहा है, वर्क किसने किया, मैंने किया, सिस्टम पे किया, तो सिस्टम पे करने किया होने वाला वर्क नेगेटिव होता है। तो दैट मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। उस नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव आ गया। तो जो आपने वर्क किया उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गई। तो यही वो इक्वेशन है जिसको बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, कब, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, जब कंजर्वेटिव के अगेंस्ट काम कर रहे हो, कब, जब इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो। तो क्या करना है, फाइनल एनर्जी माइनस करनी है यानी यूएफ करना है, यूआई, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस करनी है, एंड दैट इज व्हाट इज डेल्टा यू, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये हमने सबने कल देखा था। अब इसके आगे क्या देखा, इसके आगे देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इन केस ऑफ चार्जेस। तो दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, इनके केस में वर्क डन क्या होगा, इन मूविंग चार्ज Q2 इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम पॉइंट R1 टू R2। R1 से R2 पर जा रहा है कौन, Q2 चार्ज, किसके फील्ड में, Q1 चार्ज के फील्ड में। तो Q1 एक फोर्स लगा रहा है Q2 पर, उस फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है Q2 R1 से चलकर R2 दूरी पर। तो इस केस में चेंज इन, इस केस में वर्क डन कितना करना रहेगा, तो वो बताएगा क्या, डेल W इज इक्वल टू F डॉट dr, यानी कि चेंज इन वर्क या वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स हमें मिलता है कूलम्स लॉ से। भाई चार्जेस के बीच में फोर्स कितना रहेगा वो कूलम्स लॉ से मिल जाएगा। उसको यूज किया, डीडब्ल्यू के वैल्यू निकाली, फिर इंटीग्रेशन किया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो जो ये फोर्स एफ था, फोर्स या कूलाम्बिक फोर्स था, वो कंजर्वेटिव था कि नॉन कंजर्वेटिव था? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव था, ठीक है, कंजर्वेटिव था। क्योंकि इसकी एक और खास बात मैंने क्या बताई थी कि जब कंजर्वेटिव के फॉर्म में वर्क करते हो तो आप एनर्जी बढ़ा देते हो किसी चीज की, और ज्यादा एनर्जी वाली चीजें इक्विलिब्रियम के नजदीक होती हैं कि दूर होती हैं? सर नजदीक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के नजदीक है कि दूर है इक्विलिब्रियम कंडीशन से? सर पास में है। सोच के बताओ थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, भूल जाओ सारी चीजें। आपके घर के आसपास, आपके घर पे बिजली आती है, तभी आप लोग जुड़ पा रहे हो मेरे से ना, इंटरनेट, ये इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, फोन चार्ज हो। तो आपने कभी अपने घर के आसपास का ट्रांसफार्मर देखा है जहां से बिजली आ रही है? देखा होगा। या तार, कभी तार एक दूसरे से स्पार्किंग करते भी देखे होंगे, टच हो रहा है तो स्पार्क हो रहा है उसमें से। तो अब आप बताओ, उसमें एनर्जी थी ना उस वायर में? यस सर। तो तब वो टच हुआ तो उसने एनर्जी लूज करी, स्पार्किंग हुई, आग लग गई, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूर था थोड़ा उस तरीके से। और मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ, जैसे मैंने ये कैमरा पकड़ा और इसमें कैमरे को ऊपर उठा के ले गया, अब इसमें एनर्जी बढ़ी कि घटी जब मैं ऊपर ले गया? सब बढ़ जाएगी। अब मैं दूंगा तो क्या होगा? सर क्वेश्चन रिपीट करना। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर ले रखा है मैंने कैमरा पकड़ा, अब मैं इसको हाथ से छोड़ देता हूँ तो क्या होगा? सर एनर्जी कम हो जाएगी। नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, यानी ये ऐसे जाएगा नीचे। अब नीचे गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी एनर्जी कम हो गई। ये तब रुक जाएगा तब ये अपने सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि इसकी हाइट 0 हो जाए। अगर कोई चीज गर्म है, हॉट है, मान लो गर्म गैस के ऊपर पानी रख दिया आपने या चाय रखी हुई है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है? सर गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा और जब ज्यादा गर्म है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा है। और अगर मैं गैस बंद कर दूं और उसको वहीं रख के रहने दूं तो वो ठंडी होगी कि गर्म होगी? ठंडी सर ठंडी कब तक ठंडी होगी? सर जब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बराबर बिल्कुल ना आ जाए। जब तक कि टेम्परेचर ऑफ द चाय डज नॉट बिकम इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। समझ रहे हो ना इस बात को? यानी वो तब तक अपनी एनर्जी लूज करेगी, तब तक वो अपनी हीट एनर्जी लूज करेगी, तब तक कि वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। किसके साथ? सराउंडिंग एयर या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ। भाई एटमॉस्फेरिक एयर के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तब वो अपनी एनर्जी लूज करना छोड़ देगी। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा एनर्जी होगी वो इक्विलिब्रियम से दूर होगा कि नजदीक होगा? सर दूर होगा। दूर हो। अब आप लोग सही समझ रहे हो, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से उतना ही ज्यादा दूर। ये कंडीशन हर जगह वैलिड होती है। जैसे आपने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, उसमें आउटर ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एनर्जी कितनी होती है, ज्यादा कि कम? सर ज्यादा होती है। ज्यादा नहीं होती, हाँ ज्यादा होती है, उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो वो उनकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूर होते हैं, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। यानी कि एटम उतना इक्विलिब्रियम में नहीं आता, एटम उतना स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबल एटम वो होता है जिसके पास बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में, बाहर वाले ऑर्बिटल से एनर्जी हो। तो वहां पे तो बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा एनर्जी होती है, ये आपके पास हर जगह वैलिड होगा। जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो उतना स्टेबल उतना अनस्टेबल। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी उतना अनस्टेबल। जिसके पास एनर्जी लूज होगी जब बिल्कुल सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल हो गया। अब उसके पास खोने के लिए या पाने के लिए कुछ बचा नहीं है। ना वो हीट एनर्जी छोड़ सकता है एटमॉस्फेरिक एयर में, ना एटमॉस्फेरिक एयर से हीट ले सकता। तो चाय थी ठंडी हो गई, तब तक ठंडी हुई तब तक कि उसके बाद उससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती है ना। तो यस सर, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये समझ आता है कि जब एनर्जी ज्यादा होगी तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। इसका है ना रियल लाइफ में भी एग्जांपल होता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा उछलते हैं, कुछ बच्चे बहुत एकदम चंचल होते हैं, तो वो क्या होता है, उनको चोट ज्यादा लगती है।
छोटे बच्चे चंचल ज्यादा होते हैं, वो उतनी चोट लगती है, वो गिर जाते हैं, चोट लगेगी, कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया। और बड़े बच्चे जब अनस्टेबल होते हैं तो पढ़ नहीं पाते, घूम नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, कभी इस चीज में लगे रहेंगे, कभी उसमें लगे रहेंगे, कभी उसमें लगे रहेंगे। तो हर जगह ये चीज वैलिड होती है। ज्यादा एनर्जी, ज्यादा चंचलता, मोर अनस्टेबिलिटी, मोर क्योर्स। तो ये आपको समझ आता है। अब देखो कहाँ पे थे भैया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि जो वर्क डन है, यहाँ पे थे ना हम लोग, वापिस आओ, कि एक पॉइंट से R1 से लेके R2 पे गया, तो कौन से वाले केस में एनर्जी ज्यादा, पहले वाले में जब R1 पे था, रिपेल होगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, बिल्कुल दूर चला जाएगा और अपनी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी खो देगा। कब? तब तक कि इन्फिनिटी पे ना चला जाए। जब ये चार्ज Q2 इन्फिनिटी पे चला जाएगा, अपनी सारी की सारी एनर्जी खो देगा, यानी इट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। तो ये सब करते करते आपने वर्क डन निकाला था, ये निकाल लिया, और इसी का नेगेटिव वैल्यू लिखा था कि दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो आया उसको लिख दिया इनिशियल माइनस फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते तो माइनस डब्ल्यू आता, लेकिन आपने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है तो डब्ल्यू आ गया। और उसका फॉर्मूला आया था के Q1 Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमने कल देख लिया था। इसके बाद देखो सेकंड केस बताया था कि अगर Q2 R2 पे ना जाके इन्फिनिटी पे चला जाए, तो आप R2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख सकते हो। इस फॉर्मूला में इन्फिनिटी रखो तो आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R1, कि कोई चार्ज Q2 है वो R1 दूरी पे रखा है Q1 से, तो उस केस में यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधा मिला के Q1 Q2 बाय R1। इसी का एक स्पेशल केस था कि Q1 Q2 ना हो के Q और Q ही है, तो फिर क्या आएगा, फिर इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या आई थी, Q square upon Q स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, इनके बीच की दूरी आ रहा है तो ये आपको मिला। फिर ट्राइंगल के लिए निकाला था 3k स्क्वायर अपॉन R की 3 बन रहे हैं। 4 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, एनसीआर फॉर्मूला क्या होता है वो बताऊंगा, पहले ये देख लो। जब पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ आया कि वर्क डन के, जब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन करते हो तो उसी का नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब इसमें बुक में जो दिया होता है उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि एक चार्ज को बहुत स्लोली, यानी विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे लेके आते हो आप पॉइंट R1 पे, यानी R दूरी पे, R1 नहीं है, R है, इधर R लिखा हुआ है, तो पिछले वाले के हिसाब से R1 और यहाँ के हिसाब से R, कि इन्फिनिटी से लेके आए इस चार्ज, पहले वाले चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट दूसरे चार्ज को धीरे धीरे, विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में जो यहाँ पे आने पे इसके पास एनर्जी होगी, वही एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दो, कौन से वाले, इस वाले चार्ज की वैल्यू से, तो आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बुक में आपको इस तरीके से डेफिनेशन लिखी होती है कि इन्फिनिटी से धीरे धीरे लेके आए कहां पर, आर दूरी पर, तो वहां पे उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी। ऐसा समझो कि एक स्प्रिंग है भैया, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर फोर्स लगाएगा इधर, तो स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स लगाओगे उसकी वजह से होगा वर्क डन, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे Q2 चार्ज इन्फिनिटी पे रहा होगा, उसको पकड़कर धीरे धीरे Q1 चार्ज के नजदीक लेके आए, तो आप उसको पुश कर रहे हो ना, और पुश करने के लिए फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है एनसीआर करके, कि जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस गिवन हो तो आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के पेयर। मान लो इसका एग्जांपल बताता हूँ, एनसीआर फॉर्मूला क्या होता है, कितने बच्चों को पता है ये वाला फॉर्मूला, कि इसका यूज कैसे करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कितने बच्चों को पता है, एक बार हैंड रेज करना है जिनको ये फॉर्मूला पता है बच्चों, किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस कराता हूं मैं अच्छे से कि क्या है फॉर्मूला। देखो, अब ये आपकी क्लास है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट नंबर 2 है, ए भी रख लेते, ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि 4 स्टूडेंट है क्लास में और आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, 2 स्टूडेंट्स इन 1 ग्रुप। तो कितने प्रकार के ग्रुप बन सकते हैं, कितने टाइप, कितने इंडिविजुअल ग्रुप बन सकते हैं,
टू 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 नहीं बनेंगे यार, टू रुको। जैसे एक में ए हो गया, स्टूडेंट ए के साथ बी हो सकता है, एक ग्रुप तो ये बन गया, पॉसिबल है। अगर ए के साथ सी रहेगा तो ये भी एक ग्रुप हो सकता है, तो ए के साथ डी रहेगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना। मैं पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ, ग्रुप तो दो ही बनेंगे, चार में से दो बच्चों के ग्रुप दो बनाने हैं तो दो ही ग्रुप बनेंगे भाई, दो एक में दो एक में। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ए के साथ बी रह सकता है ना, ये ग्रुप वैलिड है। बी ए के साथ सी भी हो सकता है, ए के साथ डी भी हो सकता है, मानो। यस और नो? यस फिर फिर कौन सा बच गया, बी के साथ ए। तो बी के साथ ए रहे या ए के साथ बी रहे तो वो तो सेम ही बात हो गई, ए बी रहे या बी ए रहे तो सेम ही ग्रुप है भाई। ऐसा बोलो कि अर्चना और रमिता है, मैं बोलता हूँ इन दोनों को प्रोजेक्ट बनाना है, तो अब एक ही प्रोजेक्ट दिया मैंने इनको, तो अब अर्चना और रमिता के साथ रहे या रमिता अर्चना के साथ, तो प्रोजेक्ट तो वही हुआ ना, दोनों मिलके ही काम करेंगे। तो उस तरीके से तो ए और बी ये है। स्क्रीन शो नहीं हो रही बच्चों आपको? कुछ बच्चों को नहीं हो रही, आप लोग आपने शायद अनपिन कर दिया उसको। अगर पिन कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा आ जाओ मीटिंग में, तो सब सही हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। अब देखो ये हो गया, फिर बी के साथ ए को लिखूं क्या? नहीं, क्योंकि ए के साथ बी और बी के साथ ए तो सेम बात है। फिर कौन हो सकता है, बी के साथ सी हो सकता है, बी के साथ बताओ कौन सा बच गया, डी हो सकता है। डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। हाँ, तो बी के साथ सी हो सकता है, बी के साथ डी, और बी के साथ ए भी हो सकता है, वो तो यहाँ कवर हो गया ऊपर वाले में। यस सर। और बच्चों अब बताओ सी है, सी के साथ और कौन हो सकता है, सी के साथ ए, तो सी के साथ D, ए तो यहाँ ये हो सर गया, सी के साथ डी, सी हो गया, सी के साथ बी यहाँ पे आ गया, सी के साथ क्या बच गया, डी। डी यस डी अब बताओ डी बच गया, डी के साथ ए हो सकता है, यस सर, बी भी हो सकता है। तो यहाँ हो गया डी के साथ ए। डी के साथ बी हो सकता है, ये हो Yes, गया sir. डी। डी के सर साथ सी जो हो आप सकता लिख रहे हैं वो ये हो दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर, नहीं दिख सर दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिख रहा बच्चों? सर सर, आप जो हम बोल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा रुको रुको, इरेजर दिख रहा है अभी? नो सर यार मुझे तो दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर ऑफ करते हैं, फिर स्टार्ट। तो सही बोल रहे थे वो बच्चे कि सर नहीं दिख रहा, आप बोले कि दिख रहा है, दिख रहा है, सर अब दिखाई सर दे अब रहा है। दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, ठीक है। तो अब इरेजर दिख रहा है मूव होता हुआ? नो सर। नो सर। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या है ऐसा हो सर रहा है पहले मेरे? दिखाई नहीं दे रहा था, फिर डिस्कनेक्ट करके दिखाई किया तो फिर थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा फेस दिख रहा है आपको? यस सर। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है भाई, देखो। ठीक है, मेरे को 30 सेकंड का समय दो एक बार। अभी दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इशू आए तो बताना, अभी मैं कुछ देर के लिए वीडियो बंद रखता हूँ, देखते हैं अगर इससे सॉल्व होता है तो सही है, ठीक है। चलो, तो हम लोग पेयर बना रहे थे कि भैया चार हैं, चार बच्चे हैं, ए बी सी एंड डी, तो ये ए बी सी और डी। अभी दिख रहा है ना पेन चलता हुआ? यस ठीक है, Yes, चलो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए के साथ बी, एक पॉसिबिलिटी ये है, ए के साथ सी ये हो सकता है, ए के साथ डी ये हो सकता है, ठीक है। फिर बी के साथ ए, तो बी के साथ ए तो यहीं पे काउंट हो गया, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। बी के साथ सी, बी के साथ डी, ठीक है। उसके बाद
सी को उठाएंगे, सी के साथ ए हो सकता है तो सी के साथ ए वाला रहे या ए के साथ सी रहे, तो ये केस हो गया। फिर सी के साथ बी हो सकता है तो सी के साथ बी रहे या बी के साथ सी रहे, तो ये हो गया। सी के साथ डी हो सकता है तो उसको हमने लिख दिया ये वाला, ठीक है। फिर डी के साथ देखते हैं कौन कौन हो सकता है। डी के साथ ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो डी के साथ ए यहाँ पे काउंट हो रखा है, डी के साथ बी यहाँ पे काउंट हो रखा है और डी के साथ सी यहाँ पे काउंट हो रखा है। तो और कुछ केसेस लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी हो गई बच्चों, कितने अलग अलग टाइप के ग्रुप बन सकते हैं? सर 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ कितने बच्चों को ओ एस इसके अलावा कोई ग्रुप दिख रहा है कि बन सकता है? हैं? बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है कि सर इसके अलावा कुछ और हो सकता है? बताओ, अरे यस और नो बताओ, दिख रहा है? ये 6 ही तरीके के ग्रुप बन सकते हैं। तो अब बताओ, जब 4 बच्चों में से 2 बच्चों के ग्रुप बनाने हैं तो इन्हीं 6 तरीकों से मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना? यस सर। इसके को फाइंड आउट करने के लिए, अब मान लो ये तो 4 बच्चे थे, अब मैं बोल दूं 6 बच्चे हैं, तो फिर आप गिनते रहो, है ना? और 6 में से भी बोल दिया कि 3 के ग्रुप बनाओ, तो फिर 6 में से कौन कौन से 3 चुनोगे, कैसे करोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन, कि यू हैव टू मेक आर के ग्रुप n बच्चों में से। तो मान लो इधर फॉर्मूला क्या है, इसमें n कितना है, इसमें n है 4, कि आपको 4 बच्चों में से सेलेक्ट करना है। तो n इज इक्वल टू 4 और कितनों के ग्रुप बनाने हैं, 2 के। तो r इज इक्वल टू 2। इस केस में n की वैल्यू 5 है हमारे इस केस में, जो आप डिस्कस कर रहे थे कि 4 बच्चों में से 2 के ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, 5 नहीं है भाई, n इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 2, कि आपको 2 बच्चों के ग्रुप बनाने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है NCR, यानी कि 4C2। 4C2 की वैल्यू क्या होती है? तो एक बार NCR का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आप देखना है कि सही आंसर आया है कि गलत। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है पता है? फैक्टोरियल कितने बच्चों को पता है क्या होता है? एंडेस करना है, फैक्टोरियल नहीं पता, चलो कोई बात। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 का जो फैक्टोरियल है वो होता है 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 into 3 into 2 into 1 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको समझ आ गया होगा 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 5 into 4 into 3 into 2 into 1 समझ आ गया। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 into 5 into 1 क्या 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल? Yes, sir. है ना भाई? ये आगे की कहानी तो 5 फैक्टोरियल में आ रही है और 6 की 6 के साथ, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको समझ आया। अब जो NCR है कि भैया आपको n में से r चूज करने हैं, तो कितने तरीकों से आप चूज कर पाओगे? तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल नीचे। तो अब बताओ n की वैल्यू 4 रहे और r की वैल्यू 2 रहे, तो मैं 4C2 निकाल सकता हूँ। और 4C2 का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल, n की वैल्यू यहाँ 4 है, अपॉन n माइनस आर यानी कि 4 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल। तो इसमें जो वैल्यूज फिट करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे क्या आएगा? 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब काट लो, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, ये 2 से ये 4 गया 2। अब क्या आया? 2 इंटू 3 अपॉन 1, क्या आंसर आया? 6। तो हमारा जो ये केस था ये वैलिड हो गया ना कि भैया जब आपको 4 में से 2 के ग्रुप बनाने हैं, यानी 4 में से 2 के ग्रुप, तो आंसर क्या आ रहा है? 6। और वो 6 ग्रुप कौन से होंगे? यही वाले 1 2 3 4 5 6। समझ गए? Yes sir. किसी को डाउट है इस फॉर्मूले में? एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसके जस्ट बाद, फिर आप बताना मेरे को, आंसर बताना क्या है। कितने बच्चों को डाउट है इस चीज में? नहीं है ना? अब देखो, हाँ हाँ बच्चा पूछो रिया। सर जब डिनोमिनेटर
म्यूट हो गए बच्चे आप। रिया रिया पूछो बच्चे, फिर क्वेश्चन कराऊंगा एक, जल्दी पूछो जिनको भी। हाँ सर डिनोमिनेटर में 2 था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया सर? कहाँ पे? सर 4 into 3 into 2 into 1 upon 2 into 2। 2 फैक्टोरियल था ना बच्चे वो, यस सर। तो सर 2 अगर हमें मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर दे तभी आंसर हमारा वही आएगा। वही तो आएगा और क्या भाई, काट Yes. दो या डिवाइड कर दो। 2 into 2 4 कर लेते तो 4 उड़ जाता, वो दूसरे वाला 2 बच जाता है। ये बोल रहे हैं कि 2 into 2 4 क्यों नहीं किया, कर लो, पूरा कट जाएगा, ये 4 की जगह या 1 2 की जगह 1 आ जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा, ये वाला एक 2 तो जिंदा बचेगा, एक ही कटेगा, तो 3 into 2 Yes, into sir. 1 सीधा 6 आ जाता। ठीक है, अब देखो इसी वाले फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन मैं आपको जो है पूछता हूँ, फिर आप लोग मेरे को उसका आंसर देना है ना। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, अब दोनों के आंसर निकालना। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि जब n चीजों में से r चीजें सेलेक्ट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर करो, फिर उसका फैक्टोरियल लो, और फिर इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। और फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 2 का फैक्टोरियल है 2 into 1, 3 का फैक्टोरियल है 3 into 2 into 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे आप बताओ कि अगर आपको 6 लोगों में से 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, 6 में से 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, तो क्या कितने टाइप ऑफ ग्रुप हो सकते हैं? 6 लोगों में से 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, 6 स्टूडेंट थे उसमें 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, आंसर बताओ इसका। बताओ। सर भाई 20। 6 में से 3-3 के ग्रुप मतलब 6C3, 6C3। 20। 20। देखते हैं, अभी देखते हैं बच्चों। तो 6C3 का आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल यानी ऊपर n का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो उसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, So 120. सर 120 इंटू 20 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दूं, 3 into 2 into 1 लिखता है, इसकी जगह 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अब 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू, सर स्क्रीन नहीं शो रही, नहीं हो रही शो। अरे यार, ये समस्या मेरे साथ भी आ गई, मैं सबकी समस्या सोल्व कर रहा था और टीचर्स को भी आ रही थी कुछ दिन से दिक्कत, स्क्रीन शो का दिक्कत आ रहा था, लेकिन अब मेरे साथ भी आ गया यार ये पंगा। व्हाई दिस इज हैपनिंग आई डोंट नो। आपकी भी क्लासेस में हो रहा है, किसी और क्लास में ऐसा हो रहा है? No, sir. नो सर। चलो अब तक तो हम लकी थे, हमारे साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा था यार। देखते हैं इसका कुछ समाधान करेंगे कल। अब दिख रही है? यस सर। Yes, sir. तो 6C3, अच्छा ये क्वेश्चन भी नहीं दिखा क्या आपको, ये वाला है? सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 6 में से 3 के ग्रुप बनाने, तो 6C3 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 ये किया, तो 6 into 5 into 3 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। तो ये इससे ये उड़ा दूं सीधा, क्या बचा 3 फैक्टोरियल नीचे और ऊपर 6 into 5 into 4, तो 6 into 5 into 4 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1, तो 3 into 2 6 होता है, तो ये नीचे 1 आ गया, ये 6 उड़ गया, तो 5 4 जा 20। तो आंसर क्या आया कि जब 6 लोगों में से 3-3 के ग्रुप बनाने हो तो 20 प्रकार के ग्रुप बन सकते हैं। सर अगर हम ऐसे करें 6 into 5 into 4 into 3 into 2 अपॉन 6 माइनस 3 का, फिर हम लेंगे उसके बाद 3 into 2, जब नीचे 6 आएगा ऊपर 720 आएगा, तो 120 आंसर नहीं आएगा उसका? नहीं क्यों आएगा, करो नीचे 6 क्यों आएगा बच्चों, नीचे 6 into 6 आएगा 36,
भाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इसका और 3 इंटू 2 इंटू 1 दूसरे वाले का, उड़ गया वो 6 C3, ठीक है। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। कर लो अब क्या करना है, 1 से 1 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक है। क्या बच गया, अब नीचे 1 बच गए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू कुछ भी नहीं अपॉन में 1 इज इक्वल टू 20। अब लेकिन इतना करना ही क्यों है, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल को उड़ा दो फैक्टोरियल से ही, तो ये आया। अब देखो जिनको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ना कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब इसके बाद देखो, अब मैं बोलता हूँ 5 चार्जेस हैं, 5 चार्जेस आर प्रेजेंट, उसमें से 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बन सकते हैं, 5C2। भाई 5 में से 2-2 चूज करने हैं, कितने ग्रुप बन सकते हैं बताओ। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, so सर 30। तो 10. 10 आंसर आएगा ना। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 टू 2, तो क्या आएगा सर 10। 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 5 चार्जेस थे ऐसे, 1 2 3 4 और 5, ये सारे के सारे एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। फोर्स का जो कूलम्स लॉ फोर्स किसके बीच में डिफाइन करता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो 5 अलग अलग चार्जेस हैं और इनके बीच में आप in this class आप लिख रहे हो. फिर हाँ। होगी नहीं हो रही। अरे भाई क्या हो रहा है यार इसको आज। तो अब ऐसा करेंगे, फिर हम लोग इसी पॉइंट पे बंद कर देंगे। अगर आप ट्राई करते हैं हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो फिर इसका समाधान करके ही क्लास लेंगे, ठीक है। रुको, टाइम भी हमारा हो रहा है थोड़ा सा। अब दिख रही है? यस सर। तो देखो 5 चार्जेस हैं, आपको दिखे पांचों चार्जेस, 1 2 3 4 5। यस सर। इन पांचों चार्जेस के बीच में जो फोर्स मिलता है हमें, K Q1 Q2 अपॉन R², ये 2 पॉइंट के लिए डिफाइन है ना, कि एक चार्ज है, एक चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स। यानी कि जब 5 चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकालोगे, या उनके बीच में इस सिस्टम की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकालोगे। तो आपको 2-2 पॉइंट एक बार में चूज करने पड़ेंगे। यानी कि 5 चार्जेस हैं और 2-2 के अगर ग्रुप बनाओगे तो कितने बार आपको वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी, 10 बार। मिलेगा कैसे, 5C2 से। अब 5C2 तो इजी था, आप फिर भी दिमाग लगा के ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि इन 2 के बीच में, फिर इन 2 के बीच में, फिर इन 2 के बीच में, फिर इन 2 के बीच में। लेकिन जब नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे तब फॉर्मूला काम आएगा। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये कि चार्जेस थे 5 6 n थे, तो कैसे आएगा, NC2 से। NC2 क्या आएगा आंसर, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ गए? यस सर। अब किया क्यों, इसलिए क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंडिविजुअल वाली पोटेंशियल एनर्जी। 2-2 के पेयर बनाओ, सबको जोड़ दो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये हमने कल पढ़ा था, इसीलिए हमने ये पूरा कहानी देखी कि हम लोग ऐसे पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब कर लोगे? यस सर। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट चार्ज होगा तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि KQ/R। KQ/R जो ये फॉर्मूला था, इसमें एक चार्ज यूनिट होगा तो कैसे आएगा आंसर, KQ/R। ठीक है, और यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम या वोल्ट बोलते हैं, जूल्स पर कूलम को वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर।
अब ये वाला होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या होगा, एक चार्ज है उसकी वजह से क्या करोगे, ये सोर्स चार्ज हो गया आपका, है ना। अब सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल बताना है आर दूरी पे, तो क्या करोगे, उस दूरी के वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 कूलम्ब, और 1 कूलम्ब पर की वजह से ही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि ऑफ यूनिट चार्ज था ना, कहा था बच्चों यूनिट चार्ज लिखा ये रहा, यानी कि 1 कूलम्ब का चार्ज होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिया, चार्ज का क्या होता है 1 कूलम्ब, तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टेस्ट चार्ज नियर दिस सोर्स चार्ज वो बता दो, तो दैट इज V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज Q, और ये वाला चार्ज जो Q है उसकी जगह यहाँ टेस्ट चार्ज रखो, तो U बाय Q नॉट। तो इस केस में क्या था, यहाँ पे U जो फॉर्मूला आ रहा था, U का फॉर्मूला क्या था बच्चों, K Q1, ठीक है। अब इसमें Q1 क्या है, Q1 की जगह पे Q रखा हुआ है यानी सोर्स चार्ज, और Q2 की जगह के Q नॉट रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, R दूरी है तो ये लिख दो, और K तो होता ही है। तो दिस मीन्स इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है K Q नॉट बाय R, और अब मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करना है, डिवाइड इट बाय यूनिट चार्ज, तो दैट मीन्स क्या आंसर आएगा, अगर इधर V निकालना चाहूं तो दैट विल बी U बाय Q नॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ, K is equal to KQ upon R. बाय R इंटू Q, अभी Q नॉट से Q नॉट उठ जाएगा यानी KQ बाय R. R। तो दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल R दूरी पर, कितना, उस पॉइंट चार्ज से यानी उस सोर्स चार्ज से R दूरी पर कितना पोटेंशियल होगा, KQ बाय R, ठीक है। Yes, sir. Yes. ठीक, यस अब मुझे इसका आंसर बता दो और फिर चले जाना, ये वाला क्वेश्चन कर दो तो फिर चले। हाँ जी, डाउट पूछो, किसी को डाउट, हैंड रेज किया था। If a point charge of -2 coulomb is brought from point B at potential this to a point A at potential this, then find the work done by the electrostatic force. इसमें साइन कन्वेंशन के साथ बताना, जो सिस्टम पे बाहर से वर्क डन हुआ नहीं हुआ वो सारा कंसीडर करके चलना है ना। आपके लिए वो ड्राइंग फिर से बना देता हूँ कि सिस्टम पे वर्क नेगेटिव पॉजिटिव कब लेते हैं। ये सिस्टम है, सिस्टम में अब हमारा चार्ज रहेगा, वो सिस्टम में बाहर से आने वाला वर्क अगर अंदर जा रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क, ठीक है। अगर वर्क बाहर जाए सिस्टम में से तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर एनर्जी सिस्टम के अंदर आए यानी कि तो ये पॉजिटिव एनर्जी, और एनर्जी भी अगर सिस्टम से बाहर जाए तो नेगेटिव, ठीक है। इसको यूज करते हुए आप मेरे को आंसर बताओ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क।